ये पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें मुख्य रूप से 5 चीज़ें हैं। सबसे पहला, प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं क्या है, यानी जो ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो किन किन मान्यताओं पर आधारित है। दूसरा, चूंकि ये सिद्धांत ये मानता है कि पूंजी की मांग और पूर्ति के द्वारा ही ब्याज की दर का निर्धारण होता है, इसलिए पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति क्या है और उनका निर्धारण कैसे होता है। तीसरा, ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होगा। चौथा, प्रतिष्ठित सिद्धांत की कुछ विशेषताएं, ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत की कुछ विशेषताएं और इसकी आलोचनाएं। ये 5 घटक इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों जैसे कि रिकार्डो, जे.एस. मिल, मार्शल और पीगू के द्वारा किया गया था। यानी कि जो प्रतिष्ठित विचारधारा के अर्थशास्त्री है उन सब का ये समन्वित प्रयास है। ये सिद्धांत ब्याज का पूंजी का सिद्धांत भी कहलाता है। इसके अलावा इसको विनियोग बचत सिद्धांत भी कहते हैं, ब्याज का विनियोग बचत का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे ब्याज की दर का वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं। मूल रूप से इसे रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, यानी कि ब्याज का वास्तविक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज एक वास्तविक घटना है, मौद्रिक घटना नहीं है, और चूंकि वास्तविक घटना है इसलिए उसका निर्धारण भी वास्तविक घटकों के द्वारा ही होगा। ये मूल बात है, समझ लीजिए। देखिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज एक वास्तविक घटना है, यानी एक वास्तविक चर है, और चूंकि ये वास्तविक चर है इसलिए इसकी गणना, इसका निर्धारण भी वास्तविक चरों के द्वारा ही होगा। अब वास्तविक चर कौन से, जैसे कि पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति। पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति के द्वारा ही ब्याज की दर का निर्धारण किया जाएगा। और कौन से बाजार में किया जाएगा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर किया जाएगा। मुख्य बात सुनिए, ये एक वास्तविक घटना है, ब्याज एक वास्तविक चर है, इसलिए इसका निर्धारण भी वास्तविक चरों के द्वारा ही किया जाएगा। और वो वास्तविक चर हैं पूंजी की मांग एवं पूंजी की पूर्ति। और किस बाजार के अंदर किया जाएगा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर पूंजी की मांग एवं पूंजी की पूर्ति के द्वारा ब्याज की दर का निर्धारण किया जाएगा, इस सिद्धांत के अनुसार। अब देखिए, पूंजी की पूर्ति जो है वो किस प्रकार से निर्धारित होती है। पूंजी की पूर्ति निर्धारित होती है सेविंग विरोधाभास के द्वारा। बचत का विरोधाभास जो हमने पढ़ा था, बचत का विरोधाभास। देखिए, अगर कुछ लोग बचत करते हैं तो उससे देश को फायदा होता है और उससे उनकी आवश्यकताएं भी, आकस्मिक आवश्यकताएं भी पूरी हो सकती है। लेकिन अगर सभी लोग एक साथ बचत करने लग जाएंगे तो आपको पता है कंजप्शन का लेवल गिर जाता है। क्यों? क्योंकि y = c+s होता है। अगर s का लेवल बढ़ता है तो कंजप्शन का लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए इसको हम बचत का विरोधाभास कहते हैं। बचत का विरोधाभास इसलिए कि बचत करना, कुछ लोग अगर बचत करते हैं तो वो लाभदायक है, लेकिन सभी लोग एक साथ बचत करने लग गए तो वो क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। इसलिए इसको हम बचत का विरोधाभास कहते हैं। देखिए, पूंजी किसके द्वारा निर्धारित होती है, बचत के विरोधाभास के द्वारा। यानी कुछ लोग बचत करेंगे तो आपको पूंजी का पूर्ति जो है वो हो जाएगी। अगर सभी लोग बचत नहीं करेंगे तो पूंजी की पूर्ति नहीं होगी।
लेकिन अगर सभी लोग बचत करने लग गए तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डिमांड नहीं रहेगी उस समय में। फिर समय पसंद, लोग किस समय खर्च करना चाहते हैं, और अगर वो कुछ समय खर्च को टालते हैं तो उसके बदले में वो कुछ रिवार्ड चाहेंगे, उसके बदले में वो कुछ पारितोषिक चाहेंगे। ये दो चीज़ें जो होती है वो पूंजी की पूर्ति को निर्धारित करती है। एक सेविंग थ्रिफ्ट यानी बचत का विरोधाभास, दूसरा समय पसंदगी। इसी प्रकार से पूंजी की मांग जो है वो किस पर निर्धारित करती है, पूंजी की उत्पादकता पर, यानी पूंजी की एक इकाई के द्वारा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है उसके द्वारा ही पूंजी की मांग का निर्धारण होता है। तो ये एक इस ब्याज के प्रतिशत सिद्धांत की एक आउटलाइन है। अब हम देखेंगे इसकी मान्यताएं। ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं क्या है। सबसे पहले तो ये भी पूर्ण प्रतियोगी बाजार, साधन बाजार के अंदर पाया जाता है। ये इस मान्यता पर आधारित है। साधन बाजार के अंदर पूर्ण प्रतियोगी यानी साधनों की मांग और साधनों की पूर्ति के द्वारा साधन को दिए जाने वाले पारितोषिक का निर्धारण होगा। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब ये हो गया। अब संतुलित ब्याज की दर का निर्धारण जो है वो पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति के द्वारा पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर होगा। दूसरा बात जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर आती है वो यह है कि ब्याज की दरें परिवर्तनशील होती है। यानी अगर लेबर डिमांड बढ़ती है और लेबर सप्लाई घटती है तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लेबर सप्लाई बढ़ती है और लेबर डिमांड घटती है तो उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। लेबर सप्लाई बढ़ती है तो क्या होगा, ब्याज की दर कम हो जाएगी। लेबर डिमांड बढ़ती है तो ब्याज की दर क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से ब्याज की दर और जो पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति है उसके अंदर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति की शक्तियों के कारण ब्याज की दर में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। अब यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार को मान करके चलता है। संसाधनों के अंदर पूर्ण रोजगार, देखिए ये पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण रोजगार ये बहुत ही जटिल कंसेप्ट है। अब पूर्ण रोजगार कब होगा, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण रोजगार कब होगा? पूर्ण रोजगार तब होगा जब लोग अपने वर्तमान उपभोग को टालने के लिए उनको कुछ रिवार्ड दिया जाएगा, यानी कि वो उपभोग आज नहीं करके महीना भर बाद में या साल भर बाद में करना चाहते हैं तो उसके लिए उस इंतज़ार का उनको कुछ न कुछ पारितोषिक दिया जाएगा। और ये तभी होगा जबकि संसाधन क्या पड़े हैं, पूर्ण रोजगार में। अगर कुछ संसाधन पूर्ण रोजगार में नहीं है तो आप लोग इंतजार करेंगे तो भी आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ये चीज कि लोग अपना कंजप्शन टालते हैं या उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं तो उनको कुछ न कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए। यह तभी संभव होगा जबकि सारे संसाधनों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध है। और ब्याज की ऊंची दर केवल तभी दी जाएगी जबकि लोग अपने कंजप्शन को कुछ समय के लिए टालते हैं या उसके लिए कुछ प्रतीक्षा करते हैं। अब इसके अंदर दूसरी मान्यता यह है कि आय का स्तर जो है वो स्थिर माना गया है और आय और उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पूर्ण रोजगार का तीसरी जो मान्यता होगी वो ये होगी कि जो पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति की जो अनुसूचियां हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र है तथा उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी पूंजी की मांग अनुसूची का पूंजी की पूर्ति अनुसूची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगली मान्यता यह है, तीसरी मान्यता, कि जो आर्थिक प्रेरक हैं वो विवेकशीलता से काम करते हैं और वो किससे प्रभावित हैं, विवेकशील है। वो किससे प्रभावित होते हैं, वो ब्याज की दर से प्रभावित होते हैं और अपने आर्थिक लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति अपने उपभोग की प्रतीक्षा इसलिए करता है क्योंकि उसको
ब्याज मिलेगा। अगर उसको ब्याज का मोटिवेशन नहीं होगा, इंसेंटिव नहीं होगा, तो वो अपने वर्तमान उपभोग को भविष्य के उपभोग के लिए टालेगा नहीं, बल्कि पहले उपभोग करेगा। कीमत स्तर को भी इसके अंदर कांस्टेंट माना गया है। अगर ये परिवर्तनशील होता है तो आर्थिक चर जो होंगे, आर्थिक एजेंट जो होंगे, उनको मुद्रा का भ्रम हो जाएगा। यानी जो बचत करने वाले हैं और जो विनियोग करने वाले हैं, उन दोनों की प्रतिक्रिया हो जाएगी और रियल इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मुद्रा यहाँ पर स्वतंत्र इकाई है, यानी मुद्रा का यहाँ पर कोई ज़्यादा भूमिका नहीं है, वो न्यूट्रल रहती है इस सिद्धांत के अंदर, और वो केवल विनिमय माध्यम का काम करती है और मूल्य संग्रह का कार्य यहाँ पर वो नहीं करती है। यानी मुद्रा क्या काम करती है यहाँ पर? केवल मुद्रा विनिमय का काम करती है। देखिए 5 मान्यताएं हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। पहली मान्यता है पूर्ण साधन बाजार के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता। दूसरी मान्यता है पूर्ण रोजगार, संसाधनों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध है, क्योंकि केवल पूर्ण रोजगार उपलब्ध होने पर ही आपको अपने उपभोग को टालने का प्रतिफल ब्याज के रूप में मिल सकता है, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। तीसरी मान्यता है कि आर्थिक प्रेरक जो हैं वो विवेकशीलता से काम करते हैं, यानी बिना इंटरेस्ट के कोई भी इंतजार नहीं करेगा, सीधी सी बात है। और कीमत स्तर को स्थिर माना गया है और मुद्रा का जो कार्य है वो विनिमय माध्यम के रूप में है, न कि मूल्य संग्रह के रूप में। आज के लिए इतना ही, अगला हम कल अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।